Hello everyone, this is Shahnila and welcome to my YouTube channel Study Additiono। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला। आज का टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला यहाँ पर कंप्लीट की। राजस्थानी चित्रकला को भी हम लोगों ने कई पार्ट्स में पढ़ा। इसी तरीके से पहाड़ी चित्रकला को भी हम लोग कई पार्ट्स में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला में भी हम लोगों ने कई पार्ट्स में यानी कि डिटेल्ड क्लास पूरी की। उसके बाद हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किए थे राजस्थानी शैली के। ठीक है, 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने राजस्थानी शैली की प्रैक्टिस की। ये 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है, ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी एडिशनो। वहां पर से जाकर के इस सीरीज को आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसका यानी कि उसको मैंने कहाँ पर सेंड कर दिया? टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी एडिशनो। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां पर से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी आराम से। इसी तरीके से पहाड़ी चित्रकला को भी हम लोग पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके भी क्वेश्चन करेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं, कितना टॉपिक आपको समझ में आया। ठीक है, तो कई पार्ट से पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे। पहाड़ी चित्रकला का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है। हर जो है आपकी जो हर शैली है उसका टाइम पीरियड अलग अलग है और आपका टाइम पीरियड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मुगल शैली, राजस्थानी शैली, उसी तरीके से पहाड़ी शैली, तीनों ही शैली आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। मैं हर क्लास में आपसे कहती हूँ ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूँ, देखिए पहले चीज़ें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करते हैं, इस वजह से मैं पहले ही आपको चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी, चाहे आप यूपी टीजीटी यहाँ पर लिखती चलती हूँ, चाहे आप यूपी टीजीटी, ठीक है, या पीजीटी की तैयारी करें उनके लिए भी है। इसके अलावा अगर आप केवीएस की तैयारी करें उनके लिए भी है। अगर आप एनवीएस आर्ट की तैयारी करें उनके लिए भी है। इसके अलावा DBBB, ठीक है, DBBB आर्ट की तैयारी करें उनके लिए भी ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप नेट की, ठीक है, अगर आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी करें, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि सारी क्लासेस मेरी डिटेल में बनी हुई है, यानी कि सारी क्लासेस आपकी बहुत डिटेल में कराई गई हैं, इसलिए आपकी नेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यानी कि ये जो टॉपिक आपको मिलता है बिल्कुल आपके एग्जाम के तरीके से मिलता है। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो उसी तरीके से मैं सारा टॉपिक लेके आती हूँ। कोई भी चीज़ आपकी एक्स्ट्रा नहीं होती है, बस चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग समझ के करते हैं। इस वजह से आपके क्या है बहुत ज़्यादा क्लास लंबी हो जाती है, क्योंकि चीज़ें आप क्या है समझ के नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में नहीं याद रहेगा। वन वर्ड में अगर आप क्वेश्चन याद करेंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन क्या है घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ करके थोड़ा सा क्या किया जाता है, घुमा करके पूछा जाता है, जिससे कि स्टूडेंट क्या हो कंफ्यूज हो जाए। इसी वजह से हम लोग चीज़ों को क्या है डिटेल में और समझ की चीज़ें हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहाड़ी चित्रकला। सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ी चित्रकला की टाइमिंग की। हम बात करेंगे इसकी टाइमिंग कब से कब तक रहती है, तो 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक की इसकी टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। ये जो चित्रकला है वो किस क्षेत्र में ये क्या है पनपी है, किस क्षेत्र में उभर कर आती है, तो भारत के हिमालय क्षेत्र की तलहटी में जो राज्य बसे हैं, जैसे कि कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जैसे कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, प्रदेश। इसके अलावा आपका उत्तराखंड, ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में जो कला उभर के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं। ठीक है, समझ लिए, फिर से मैं बोल रही हूँ कि भारत के हिमालय क्षेत्र की जो तलहटी है उन जगह पर जो राज्य हैं, जैसे कि आपके कौन, जम्मू कश्मीर हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएंगे, इन क्षेत्र में जो कला उभर के आती है उस कला को, यानी कि ये जो क्षेत्र हैं वो कैसे क्षेत्र कहलाते हैं, ये आपके पहाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं। कैसे क्षेत्र कहलाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं। इसी वजह से इन कला को, यानी कि इन क्षेत्रों की कला को क्या बोलते हैं, पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी शैली या पहाड़ी स्कूल कहते हैं। समझ में बात आई? तो इतना आपको चीज़ याद रखनी है कि हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय की तलहटी में
जो राज्य पड़ते हैं वहाँ पर जो कला है, जो कला विकसित हुई है, तो उनको बोलते हैं पहाड़ी शैली या पहाड़ी कला या पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी स्कूल बोलते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। इसके अलावा हम चलते हैं, अब चलते हैं मुगल काल में चलते हैं। ठीक है, मुगल काल में हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए मुगल काल मैंने क्यों कहा, देखिए मुगल काल जब आपको मैंने पढ़ाई थी कौन सी शैली, मुगल शैली पढ़ाई थी। मुगल काल में जब आपके औरंगजेब आते हैं, कौन आते हैं, औरंगजेब आते हैं, तो औरंगजेब जो था वो पूरी तरीके से क्या है, औरंगजेब जो था वो क्या है, कला विरोधी शासक था। ठीक है, औरंगजेब जो था वो क्या है, कला विरोधी शासक था। ठीक है, इसने क्या है, चित्रकारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया। फिर भी इसके काल में भी आपको चित्र क्या है, मिल जाते हैं। ठीक है, इसके काल में भी आपको चित्र और चित्रकार मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चित्रकार थे जिसमें कुछ चित्रकारों को औरंगजेब ने अपने यहाँ तो रखा, यानी कि जो चित्रकार उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे या उसके अकॉर्डिंग काम करते थे या उसके लिए यूजफुल थे या उसके लिए मतलब सुटेबल थे। ठीक है, उन चित्रकारों को उसने क्या अपने यहाँ रखा, यानी कि उससे अपने यहाँ रखा और काम कराया। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो चित्रकार थे उनको क्या है, यहाँ से जाना पड़ा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात कुछ चित्रकारों को औरंगजेब ने रख लिया, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे चित्रकार थे जिनको क्या है, अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए क्या है, काम की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से जीविकोपार्जन की वजह से, अपने जीवन यापन की वजह से यहाँ के क्षेत्रों से इनको क्या है, जाना पड़ा और ये कहाँ जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम में जो चित्रकार थे वो अपने क्या है, जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, आगे ज़िंदगी को मतलब क्या है, मतलब कंटिन्यू करने के लिए वो क्या है, इस क्षेत्र को ये छोड़ते हैं जहाँ पर औरंगजेब थे, यानी कि इस क्षेत्र में छोड़ते हैं और कहाँ पर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनको क्या है, काम मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर उनको काम मिल नहीं रहा, तो जाहिर से आपने देखा होगा जब यहाँ पर आप इंडिया में ही देख लीजिए, अगर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर काम नहीं मिलता है तो आप क्या है, विदेश जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से औरंगजेब के टाइम के जो चित्रकार थे, अब जाहिर से जो चित्रकार होंगे उनको सबसे अच्छा काम जो आता होगा वो चित्रकारी ही आता होगा। चित्रकार को अगर आप खाना पकाने के लिए दे दीजिए तो क्या होगा। ठीक है, तो चित्रकार जितना अच्छा वो चित्रकारी कर लेंगे तो उतना अच्छा शायद वो खाना ना पका पाए या शायद वो व्यापार ना कर पाए। इसी वजह से यहाँ के चित्रकारों को जाना पड़ा और पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के बस जाते हैं और यहाँ पर उनको संरक्षण दिया जाता है। अब कौन से राजा इनको संरक्षण देते हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये कहाँ के, मुगल काल के चित्रकार यहाँ पर आते हैं। अब जाहिर सी बात है मुगल काल के चित्रकार यहाँ पर आएंगे, ठीक है, मुगल काल के चित्रकार यहाँ पर आएंगे तो मुगलिया प्रभाव यानी कि मुगल शैली का प्रभाव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बताऊंगी कि पहाड़ी शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी। ठीक है, किन दो शैलियों के मिश्रण से पहाड़ी शैली बनी। अभी आगे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़ी शैली को किन किन नामों से बुलाया जाता है। पहाड़ी शैली को प्रारंभ में क्या है, जम्मू कलम भी कहते हैं। जाहिर सी बात आपको पता है जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, इस वजह से इसको क्या है, कुछ जो है विद्वान जो थे, कुछ जो चित्रकार थे, इसको क्या है, जम्मू कलम कहते थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चित्रकार थे, इसको किस नाम से बुलाते थे, हिमाचल चित्र शैली नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो ये भी आप नाम यहाँ पर याद रखेंगे कि जम्मू कलम, हिमाचल चित्र शैली या हिमाचल शैली या हिमाचल चित्र शैली या हिमाचल कला। ठीक है, तो ये भी किसके नाम हो जाएंगे, ये भी आपके पहाड़ी शैली के ही नाम हो जाएंगे। ये भी आपके किसके नाम हो जाएंगे, पहाड़ी शैली के ही नाम हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी चीज आपको क्लियर हुई। आगे हम बात करेंगे पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से होती है। तो पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति राजस्थानी शैली, ठीक है, राजस्थानी लोक कला और मुगल शैली के मिश्रण से होती है। तो राजस्थानी शैली और मुगल शैली के मिश्रण से आपकी पहाड़ी शैली की उत्पत्ति होती है। इन दो शैलियों के मिश्रण से क्या है, आपकी एक नई शैली उभर कर आती है। कौन सी बनती है, वो पहाड़ी शैली बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि राजस्थानी शैली और मुगल शैली यहाँ पर पहाड़ी शैली बनकर के आती है, यानी कि राजस्थानी और मुगल शैली मिल करके क्या बन जाती है, आपकी पहाड़ी शैली यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर राजस्थानी शैली यहाँ पर ऑप्शन में ना हो, मान लीजिए यहाँ पर दिया हो आपका हिंदू शैली दिया हो, तब भी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदू शैली दिया हो और मुगल शैली की जगह पर मान लीजिए आपका ईरानी शैली दिया हो, तब भी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राजस्थानी शैली को क्या है, हिंदू शैली भी कहते हैं, कुछ विद्वान इसको हिंदू शैली भी कहते हैं। अब मुगल शैली की जगह पर ईरानी शैली, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, मुगल शैली जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था
था कि ईरानी शैली के बाद में क्या है, ईरानी शैली में क्या है, ईरानी शैली की छाप किसमें मिलती है आपको, मुगल शैली में मिलती है। यानी कि ईरानी शैली ही आगे चलकर क्या बन जाती है, मुगल शैली बन जाती है। और ईरानी शैली के आपके दो चित्रकार कौन कौन से, बेहजाद और शाह मुजफ्फर आपके मुगल काल में आते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो वो चीज़ें आपको मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो हिंदू शैली दिया हो और ईरानी शैली दिया तब भी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा ऑप्शन होगा उस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर देना होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में बात आई। तो हिंदू शैली और ईरानी शैली दिया तब भी आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी शैली मुगल शैली दिया तब भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थानी लोक कला और मुगल कला दिया तब भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा मैं बता दूँ कि आपको मैंने बताया कि मुगल काल के चित्रकार यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब मुगल काल के जब चित्रकार यहाँ पर आते हैं इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर चित्रकारी नहीं थी, ठीक है। तो मुगल काल के चित्रकार आने से पहले भी यहाँ पर चित्रकारी थी, लेकिन वो जो चित्रकारी थी वो इतना ज़्यादा उभर के नहीं आती है। जब मुगल काल के चित्रकार, जब आपके मुगल काल के चित्रकार यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मुगल काल, एक मिनट, जब यहाँ पर मुगल काल के चित्रकार और पहाड़ी चित्रकार दोनों मिलकर क्या है, एक नई शैली, यानी कि इस तरीके से नई शैली का यहाँ पर विकास होता है। यानी कि चित्रकला को, नई शैली क्या कह सकते हैं, चित्रकला को एक नया आयाम यहाँ पर मिलता है। यानी कि चित्रकला में क्या है, यहाँ पर क्या है, यानी कि उभार आता है, ठीक है। तो मुगल काल के चित्रकार और प्लस पहाड़ी चित्रकार मिल करके, ठीक है, मिल करके क्या करते हैं, एक भिन्न, ठीक है, एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्रकला को जन्म देते हैं। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि पहाड़ी चित्रकार और मुगल चित्रकार मिल करके यहाँ की जो चित्रकला है, यहाँ की जो चित्र शैली है, उसमें क्या है, एक नया आयाम निकल के आता है, यानी कि एक नया उभार निकल के आता है। समझ में बात आई। अब यहाँ पर देखिए, इस शैली का एक रूप क्या है, बसौली भी है, ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस शैली का एक रूप बसौली भी है, दूसरा आपका गुलेर हो जाएगा और तीसरा आपका कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर इस शैली का एक नया रूप क्या है, बसौली भी है, गुलेर भी है और कांगड़ा भी है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। पहले इसको हम लोग हटाते हैं, फिर आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। आगे हम बात करते हैं, देखिए, पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम खोज। अब हम बात करेंगे इसकी खोज किसने की, ठीक है। हर चीज़ देखेंगे, जितनी चीज़ आपके एग्जाम में पूछा थी वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहाड़ी चित्रकला की सबसे पहले जो खोज की थी किसने की थी, मेटकॉफ ने की थी। कब की थी, 1910 में की थी, ठीक है। सबसे पहले अगर खोज पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, मेटकॉफ को बताएंगे। किसको बताएंगे, मेटकॉफ को यहाँ पर बताएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका ऑप्शन में मेटकॉफ नहीं दिया है तब आप किसको बताएंगे, आनंद कुमार स्वामी को बताएंगे, ठीक है। समझ में बात आई। पहाड़ी चित्रकला का सबसे पहली खोज किसके जरिए हुई थी, तो 1910 में हुई थी। किसके जरिए हुई थी, तो किसके जरिए हुई थी, मेटकॉफ के जरिए हुई थी। समझ में बात आई। फिर आपको याद रखना है, सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को 2 भागों में बांटा, ठीक है। इन्होंने क्या है, यानी कि आनंद कुमार स्वामी ने इस पे क्या है, एक वृहद क्या है, मतलब वृहद जानकारी ली, यानी कि बहुत शोध किया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस यानी कि इन्होंने क्या किया, इसको क्या है, यानी कि पहाड़ी चित्रकला को क्या है, 2 भागों में बांटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या याद रखना है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में यहाँ पर गलत हो सकता है। सबसे पहले खोज की बात क्या करेंगे, 1910 में हुई थी, किसके जरिए हुई थी, मेटकॉफ के जरिए हुई थी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। मान लीजिए मेटकॉफ आपके ऑप्शन में नहीं दिया हो तब आप क्या लगाएंगे, आनंद कुमार स्वामी को आप लगा के आएंगे सीधे, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी को लगाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आनंद कुमार स्वामी ने, जैसे कि आपको मैंने राजस्थानी शैली में भी बताया था, उसी तरीके से आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली को, यानी कि पहाड़ी चित्रकला को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। आगे हम देखेंगे, आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली को 2 भागों में बांटा। कौन सी, उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी, उत्तरी चित्रकला और कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी चित्रकला हो जाएगी। उत्तरी चित्रकला में कौन सी चीज़ आएगी, कांगड़ा कलम आएगा, ठीक है। उत्तरी चित्रकला में कौन सी चीज़ आएगी, कांगड़ा कलम, यानी कांगड़ा कलम वाली शैली आ जाएगी, ठीक है। कांगड़ा कलम बोलिए, शैली बोलिए, ठीक है। और दक्षिणी चित्रकला में क्या है, जम्मू कलम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो इन्होंने इसको क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने खंड इसके बताए, 2 पार्ट बताए, 2 पार्ट बताए। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपकी उत्तरी चित्रकला हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी चित्रकला हो जाएगी। उत्तरी
चित्रकला के अंदर कौन आएगा, कांगड़ा कलम आएगा, ठीक है। और दक्षिणी चित्रकला के अंदर कौन आएगा, जम्मू कलम आएगा, ठीक है। जिसमें आपको ये चीज, आपको यहाँ पर की चीज आपको ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कौन कौन लोग, किन किन लोगों ने इसका विभाजन किया, वो भी सारी चीज हम देखते हैं। पहले इसको हटाते हैं। आगे हम बात करें R.A. अग्रवाल, ठीक है। R.A. अग्रवाल ने इसको क्या है, 4 भागों में बांटा। जैसे कि आनंद कुमार स्वामी ने इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। उसी तरीके से डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने इसको क्या है, 4 भागों में बांटा। याद रखिएगा, R.A. अग्रवाल ने इसे कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। यानी कि इसके कितने पार्ट बताए, 4 पार्ट यहाँ पर इन्होंने बताए। अब कौन कौन से पहले वर्ग में, यानी कि 4 वर्गों में इन्होंने इसको क्या है, डिवाइड किया। अब पहले वर्ग में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आप खाली समझ लीजिए। पहले वर्ग में कौन सा आएगा, कश्मीर राज्य आएगा। कौन सा राज्य आएगा, कश्मीर राज्य आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या है, सिंधु और चिनाब नदियों के जो बीच में जो क्षेत्र फैला, यहाँ की जो चित्रकला है वो क्या है, पहले वर्ग में इन्होंने रखा। समझ में आता है, कौन कौन से यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर समझिए चीजों को। कौन कौन सी नदी हो जाएंगी, सिंधु और चिनाब। कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु और चिनाब। सिंधु और चिनाब नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसकी यहाँ पर चिनाब, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इन्होंने पहले वर्ग में कश्मीर राज्य को लिया, और यहाँ पर सिंधु और चिनाब नदियों के जो बीच में यहाँ पर चित्रकला हो जाएगी वो आपकी इन्होंने पहले वर्ग में रखी। अब दूसरे वर्ग में किसको रखा, देखिए यहाँ पर दूसरे वर्ग में इन्होंने किसको रखा, चिनाब और रावी नदी के मध्य वाला क्षेत्र। कौन सी नदी, चिनाब, ठीक है, और रावी नदी के मध्य वाला क्षेत्र, ठीक है। वो दूसरा इनका जो है भाग हो जाएगा, या दूसरा वर्ग हो जाएगा, जो क्या कहलाए, जम्मू कहलाए। क्या कहलाए, जम्मू कहलाए। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, R.A. अग्रवाल ने जो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया, इसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। समझ बात आई। तीसरा पार्ट इसमें कौन सा हो जाएगा, तीसरा पार्ट यहाँ पर देखते हैं, तीसरा वर्ग इनका कौन सा हो जाएगा, रावी और सतलज नदी के बीच का, ठीक है। रावी और किसके बीच, सतलुज नदी या सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो रावी और सतलज नदी के, याद रखिएगा, रावी और सतलज नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, जो क्या कहलाया, जाति कहलाया। क्या कहलाया, जाति कहलाया, ठीक है। इनको इन्होंने तीसरे पार्ट में रखा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, यानी कौन कौन सी शैली आ जाएंगी, तो इसमें कौन कौन सी शैली आ जाएगी, यानी कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो कांगड़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन आ जाएगा, गुलेर आ जाएगा, ठीक है। गुलेर आ जाएगा, कांगड़ा, गुलेर, और इसके अलावा चंबा, ठीक है। इसके अलावा मंडी, ठीक है, मंडी, और इसके अलावा नूरपुर। याद रखिएगा, सब चीजें आपको समझनी है, नूरपुर और कुल्लू, ठीक है, कुल्लू। तो इतने क्षेत्र आपके तीसरे पार्ट में यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। समझ में बात आई, यानी कि ये सारी रियासत कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर और कुल्लू जो है रियासतें आपकी तीसरे पार्ट में आ जाएंगे, किसमें, R.A. अग्रवाल के हिसाब से। तो ये आपके 3 हो गए। अब मैं आपको चौथा वाला भी बता देती हूँ। चौथा वाला हम लोग क्यों छोड़े, तो चौथे वाले में कौन सा आ जाएगा, सतलज के दक्षिणी वाला, ठीक है। सतलज के दक्षिणी पूर्वी और कौन से, गंगा यमुना की जो प्रारंभिक धारा है उनके बीच का क्षेत्र हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, ठीक है। ये आपको ज्यादा याद नहीं करना, बस इसको समझ लेना है, बिलासपुर। और कौन सा हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल। कौन सा हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र किस वर्ग में आ जाएगा, चौथे गढ़वाल, चौथे पार्ट में, यहाँ पर चौथे वर्ग में इन्होंने रखा, किसने, R.A. अग्रवाल ने रखा, ठीक है। तो ये सारी जो रियासतें हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया, कांगड़ा है, गुलेर है, चंबा है, मंडी है, नूरपुर है, कुल्लू है, जम्मू है, ठीक है, और आपकी क्या कहते हैं, और क्या बचा, और कुछ बचा, ठीक है। तो ये सारी रियासतें आपकी, ये सारे जो क्षेत्र आपके, ठीक है, ये सारी किस नाम से बुलाई गई, तो ये आपकी पहाड़ी कलम या पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी शैली के नाम से बुलाई गई या कहलाई गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहाड़ी रियासतों पर पनपी चित्रकला क्या कहलाई, आपकी पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी कलम यहाँ पर कहलाई। समझ में बात आ गई। इतनी चीज आपको मैंने R.A. अग्रवाल के बारे में आपको बताया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई तो बिल्कुल वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को क्या किया, शेयर नहीं किया, तो इस वीडियो को अभी के अभी आप क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अभी आपका टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। पहाड़ी चित्र शैली को संरक्षण किसने दिया, तो राजपूत शासकों ने दिया। अब मुगल काल के जो चित्रकार आपके यहाँ पर आते हैं तो इनको संरक्षण किसने दिया, तो मुगल काल के जो चित्रकार यहाँ पर आते हैं इनको संरक्षण किसने दिया, तो राजपूत शासकों ने यहाँ पर इनको संरक्षण दिया था, ठीक है। किसने, पूछा जाएगा आपसे कि पहाड़ी चित्र शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया, तो किसने प्रदान किया, राजपूत शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया,
ठीक है। सबसे गहन अध्ययन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी कैसे आ गए? कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले खोज किसने की थी? मेटकॉफ ने की थी। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि सबसे पहले खोज किसने की थी? मेटकॉफ ने की थी। और सबसे ज़्यादा इसका अध्ययन किसने किया? तो किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। इसीलिए आपका अगर मेटकॉफ नहीं होता ऑप्शन में तो आप किसको लगा सकते हैं? आनंद कुमार स्वामी को आराम से लगा सकते हैं और आपका ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ी स्कूल में या पहाड़ी शैली के लिए बहुत सी किताबें भी लिखी गई, बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई। सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें लिखी गई वो किस शैली पे लिखी गई हैं? वो आपकी पहाड़ी शैली पे ही लिखी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो आपकी पहाड़ी शैली पे ही लिखी गई हैं। समझ में बात आई? तो पहाड़ी चित्र शैली पर सर्वाधिक पुस्तकें किसने लिखी थी? तो BN गोस्वामी ने सबसे ज़्यादा क्या है पुस्तकें लिखी। किस पे? पहाड़ी शैली पे। समझ में आता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया तो आपको क्या याद रखना है? आनंद कुमार स्वामी याद रखना है। सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया? ठीक है, सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया तो आपको क्या याद रखना है? आनंद कुमार स्वामी यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पुस्तकें किसने लिखी पहाड़ी शैली पे, ठीक है, या पहाड़ी चित्र शैली पे सबसे ज्यादा पुस्तकें किसने लिखी तो आपको क्या याद रखना है? BN गोस्वामी को याद रखना है। ठीक, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे और दोनों क्वेश्चन आपके बनेंगे और दोनों ही आपके ऑप्शन में यहाँ पर होंगे। ठीक है, आपको BN गोस्वामी भी दिया होगा, आनंद कुमार स्वामी भी दिया होगा और आप वहाँ पर सही करके आएंगे आप ज़रूर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं BN गोस्वामी ने क्या कहा। देखिए, BN गोस्वामी ने पहाड़ी चित्रकला के संबंध में क्या कहा। देखिए, BN गोस्वामी ने पहाड़ी चित्रकला के संबंध में क्या कहा? ये चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो मुगल चित्रकार यहाँ पर आते हैं ना, इसी वजह से इन्होंने BN गोस्वामी ने देखिए क्या जो है उन्होंने अपनी जो है राय दी। ये चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं बल्कि गुलेरवासी चितेरा, कौन सा गुलेरवासी चितेरा? सेऊ के वंशजों के आधार पर फली और फूली। ठीक है, ये क्या है आपका? फली फूली। समझ में बात आई? ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो मुगल काल से जो चित्रकार आए थे उनकी वजह से यहाँ पर चित्रकला नहीं फली फूली बल्कि किसकी वजह से? सेऊ के जो वंशज थे, ठीक है, उनकी वजह से ये जो चित्रकला यानी कि पहाड़ी चित्रकला क्या हुई? फली और फूली। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, पली बढ़ी। ठीक है, तो सही है यहाँ पर पली बढ़ी या फली फूली। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में बात आई। ये कहा किसने? तो BN गोस्वामी ने कहा है। ठीक है, समझ में बात आई। तो ये चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं बल्कि गुलेरवासी चित्रकार, गुलेरवासी चितेरा, सेऊ के वंशज के आधार पर पली और बढ़ी। ठीक है, या फली या फूली। ठीक है, एक ही चीज है। ठीक, तो इतना ये किसने कहा? ये BN गोस्वामी ने कहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि पहाड़ी चित्रकला पे बहुत सी किताबें लिखी गई। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है। इस वजह से आपको क्या है, यहाँ की बुक्स को क्या है आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बुक्स से रिलेटेड यानी चित्रकला की जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इस वजह से आपको ये क्वेश्चन आपको याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद ही होगा राजपूत पेंटिंग किसकी है। ठीक है, जब ये कब प्रकाशित होती है? 1916 में प्रकाशित होती है। ठीक है, राजपूत पेंटिंग किसकी है? तो आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग है। समझ में आता है? इसके अलावा मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग ये किसकी है? यानी कि राजपूत पेंटिंग के आगे क्या लग गया? मास्टर पीसेज लग गया या मास्टर पीस भी हो सकता है। ठीक है, तो मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग जो कब प्रकाशित हुई थी? 1926 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये किसकी है? OC गांगुली की है। तो याद रखिएगा, दोनों याद रखेंगे। राजपूत पेंटिंग पूछा जाए तो आनंद कुमार स्वामी जो आपको रटी होगी। इसके अलावा अगर पूछा जाए मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग तो आपको क्या याद रखना है? OC गांगुली को याद रखना है। और यहाँ पर मैंने प्रकाशन का जो वर्ष भी लिख रखा है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हिमालयन आर्ट किसकी है? तो ये किसकी है? JC फ्रेंच की हिमालयन आर्ट पुस्तक है जो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1931 को ये प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 बुक यहाँ पर मैंने बताई। आगे हम कुछ और बुक्स देखते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, उन्हीं बुक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल, ये वाली पुस्तक याद रखिएगा। इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1952 को ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1952 को प्रकाशित हुई थी। किसकी पुस्तक है? तो WG आर्चर की ये पुस्तक है, इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स। ठीक है, पंजाब हिल्स याद रखिएगा। पंजाब हिल्स तो किसकी है? WG आर्चर की ये पुस्तक है।
इसके अलावा द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो कब प्रकाशित हुई थी 1958 यानी 1958 को प्रकाशित हुई। किसकी पुस्तक है ये? कार्ल खंडालावाला की ये पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपकी 3 बुक यहाँ पर हो गई, 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5, ये आपकी 5 बुक कंप्लीट हुई। अभी आगे कुछ और बुक्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर MS रंधावा की पुस्तकें यहाँ पर मैंने अलग से इसलिए लिख ली क्योंकि यहाँ पर इनकी 3 पुस्तकें आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा वैली पेंटिंग जो कब प्रकाशित हुई थी 1954 को प्रकाशित हुई थी। किसकी है? या रंधावा की है। ठीक है, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग जो कब प्रकाशित हुई थी 1956 में यानी कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। बसौली पेंटिंग ये कब प्रकाशित हुई थी 1958 यानी कि 1958 को प्रकाशित हुई थी। तो 1954 के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद 1956 आ जाएगा, फिर 2 साल के बाद 1958 आ जाएगा। ठीक है, याद भी कर सकते हैं यहाँ पर कितने कितने साल का गैप है, 2-2 साल का यहाँ पर, ठीक है, गैप है। ठीक है, 2-2 साल का यहाँ पर गैप है, याद रखिएगा। 54 के बाद 55 छोड़ दिया, फिर 56 के बाद 57 छोड़ दिया, फिर 58। तो ये 3 आपको पुस्तकें आपकी रंधावा की याद करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सी होंगी लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछी जाए वही चीज़ आप यहाँ पर लर्न करेंगे। ठीक है, इतनी पुस्तकें याद कर लीजिए, वही बहुत है। आगे हम लोग और भी शैलियों की पुस्तकें देखेंगे, और भी कौन कौन से स्कूल हैं, उनके कौन से प्रिंसिपल हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं पहाड़ी चित्रकला की शैलियाँ यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने शैली क्यों लिखा? अगर आप पहाड़ी, देखिए अगर आप पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं, अगर आप पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं तो ये इनकी क्या हो जाएंगी? ये इनकी हो जाएंगी शैली हो जाएंगी। ठीक है, या शैलियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं तो ये इनकी क्या हो जाएंगी? शैली हो जाएंगी। अगर आप मान लीजिए पहाड़ी शैली बोलते हैं, अगर आप पहाड़ी शैली बोलते हैं तो ये उनकी क्या हो जाएंगी? ये उप शैली हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जो बोलते हैं उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। पहाड़ी चित्रकला बोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? पहाड़ी शैली हो जाएंगी। अगर पहाड़ी शैली बोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? पहाड़ी उप शैली यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब मैं बोलूँगी। तो यहाँ की शैलियाँ, यहाँ की कौन कौन सी शैली है या उप शैली हो जाएंगी? तो बसौली शैली हो जाएगी। ठीक है, बसौली शैली हो जाएगी। ठीक है, एक गुलेर शैली हो जाएगी, कांगड़ा शैली हो जाएगी, कुल्लू शैली हो जाएगी, चंबा शैली हो जाएगी, गढ़वाल शैली हो जाएगी, मंडी शैली हो जाएगी, जम्मू शैली हो जाएगी, पुच्छ शैली हो जाएगी, सिख शैली हो जाएगी, विलासपुर शैली हो जाएगी और कश्मीर शैली हो जाएगी। तो ये सारी शैली हम लोग को पढ़नी है पहाड़ी शैली में, और सारी ही शैलियों को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ये ना सोचिएगा इसमें हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले हैं, सारी ही शैलियों को पढ़ेंगे। बस कुछ शैली को हम लोग छोड़ देंगे जो आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये किसकी उप शैली है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को बसौली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, गढ़वाल, मंडी, जम्मू, पुच्छ और सिख और कश्मीरी शैली आपको पढ़नी है। कुछ शैली हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे और कुछ शैली हम लोग क्या है लॉन्ग कट में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जैसे पता है कुछ शैली हम लोग क्या है शॉर्ट कट में पढ़ते हैं, कुछ शैली हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हर शैली में हम लोग यही करते हैं। तो ये सारी शैली हैं आपकी, देख लीजिए, ये सारी उप शैली हैं आपकी पहाड़ी शैली की। ठीक है, ये देख लीजिए, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि ये जो है उप शैली यानी पूछा है बसौली शैली किसके अंतर्गत आती है, तो आप क्या बोलेंगे? पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, और यहाँ पर दे दिया जाए कांगड़ा शैली। ठीक है, तो कांगड़ा शैली यहाँ पर दे दिया जाए तो किशनगढ़ शैली आपकी किस में आ जाएगी? राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, और आपकी कांगड़ा शैली किसके अंतर्गत आएगी? तो आपकी वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरीके से आपको दे देंगे कि किशनगढ़ शैली किसकी उपशैली है, तो आप बताएंगे क्या? राजस्थानी शैली की उपशैली है। कांगड़ा शैली किसकी उपशैली है, तो आप क्या बताएंगे? पहाड़ी शैली की उपशैली है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते, इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है कि कौन कौन सी आपकी उपशैली यहाँ पर आती हैं। अब हम बात करेंगे, ये आपकी कुछ शैली मैंने ले रखी हैं जिनका आपको क्या याद करना है? चरमोत्कर्ष पीरियड किस राजा के टाइम में पड़ता है। ठीक है, याद करना है किस राजा के टाइम में इनका चरमोत्कर्ष पीरियड पड़ता है। जैसे कि बसौली शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके टाइम का हो जाएगा? राजा कृपाल पाल के टाइम में हो जाएगा। किसके टाइम में हो जाएगा? राजा कृपाल पाल के टाइम में हो जाएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रही हूँ। यहीं पर मैं चीज़ें आपको पहाड़ी शैली के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे सारी चीज़ें मैं यहीं पर बता दूंगी। उसके बाद अलग अलग शैली को हम लोग क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुलेर शैली किसके टाइम में क्या है इसका चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा? गोवर्धन चंद के टाइम में इसका क्या चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा। ठीक है, चंबा शैली किसके टाइम में इसका चरमोत्कर्ष पीरियड रहेगा? तो उम्मेद सिंह के टाइम में इसका चरमोत्कर्ष काल रहेगा। कुल्लू शैली
किसके टाइम में हो जाएगी? प्रीतम सिंह के टाइम में हो जाएगी। कांगड़ा शैली किसके टाइम में हो जाएगी? संसार चंद, राजा संसार चंद के टाइम में हो जाएगी। जम्मू शैली किसके टाइम में हो जाएगी? तो रणजीत सिंह के टाइम में हो जाएगी। ये इसका क्या दिया? चरमोत्कर्ष पीरियड दिया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बसौली शैली का चरमोत्कर्ष पीरियड किस राजा के समय में होता है, तो आप क्या याद रखेंगे? तो आप याद रखेंगे किसके टाइम को? कृपाल पाल, राजा कृपाल पाल को आप यहाँ पर याद रखेंगे। किसको? राजा कृपाल पाल को याद रखेंगे। गुलेर शैली का अगर पूछा जाएगा तो गोवर्धन। गुलेर शैली का क्या पूछा जाएगा? तो आप गोवर्धन बताएंगे। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल पूछा जाएगा तो आप गोवर्धन बताएंगे। चंबा शैली का पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? राजा उम्मेद सिंह बताएंगे। कुल्लू शैली पूछा जाएगा तो राजा प्रीतम सिंह बताएंगे। कांगड़ा शैली का पूछा जाएगा तो संसार चंद बताएंगे। जम्मू शैली का पूछा जाएगा तो रणजीत सिंह बताएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको चरमोत्कर्ष के यानी इतनी शैली का चरमोत्कर्ष पीरियड आप जरूर याद कर लीजिए। फिर हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी जितनी शैली और वो किनके टाइम में का चरमोत्कर्ष पीरियड रहता है वो भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। एकदम से सारी चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। आपका जो सिलेबस है आर्ट का बहुत ही ज्यादा सिलेबस है, एक दिन में आपका कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। एक दिन में क्या आपका 6 महीने में अगर बात करें तो 6 महीने में भी पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता अगर अच्छे से चीजें पढ़ी जाए तो। अब हम बात करेंगे पूरी आपकी जो पहाड़ी शैली उनकी विशेषता क्या है। पूरी यानी संपूर्ण पहाड़ी शैली की विशेषताएं हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। फिर अलग से कांगड़ा शैली है, बसौली शैली है, ठीक है, जम्मू शैली है, वो अलग से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आज आपकी पूरी राजस्थानी शैली की विशेषता हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, नारियों का सर्वश्रेष्ठ अंकन होने के कारण इस शैली को क्या है? नारी सुषमा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नारी सुषमा किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है किसको कहते हैं? पहाड़ी शैली को कहते हैं। नारी सुषमा किसे कहते हैं? पहाड़ी शैली को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नारियों का सर्वश्रेष्ठ अंकन हुआ, यानी कि नारियों को यहाँ पर यानी कि जो इनकी क्या है स्त्रियां हैं उनका क्या है अंकन बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से किया गया है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? नारी सुषमा कहते हैं। ठीक, पहाड़ी शैली में हमें मानव देह और भाव के सौंदर्य को अभीष्ट प्रतिमान मानकर चित्रण हुआ है। ठीक है, पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी? अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है तो आपको क्या याद रखना है? बसौली शैली। बसौली शैली इसकी क्या है? सबसे प्राचीन शैली है। और सबसे अच्छी शैली कौन सी हो जाएगी? कांगड़ा शैली आपकी सबसे अच्छी शैली हो जाएगी। ठीक है, कांगड़ा शैली इसकी क्या है? सबसे अच्छी शैली हो जाएगी। समझ में बात आई? सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी? तो बसौली शैली इसकी सबसे प्राचीन हो जाएगी, याद रखिएगा। बसौली शैली इसकी क्या है? सबसे प्राचीन शैली हो जाएगी। ठीक है, और सबसे अच्छी पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? कांगड़ा शैली इसकी सबसे अच्छी शैली हो जाएगी। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने, दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे प्राचीन क्या याद रखेंगे? बसौली शैली, और सबसे अच्छी क्या याद रखेंगे? कांगड़ा शैली को आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर हो गया? इतनी चीज आपको यहाँ पर विशेषता में क्लियर हुई। आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी विशेषता आपको और याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार आई थिंक हो गया, ये 2 बार स्लाइड यहाँ पर हो गई। 1 मिनट, कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 स्लाइड आपकी हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? बसौली शैली, जो मैंने आपको बता दिया। और सबसे अच्छी शैली कौन सी हो जाएगी? कांगड़ा शैली हो जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नायिका भेद का सर्वाधिक अंकन किसमें होता है? पहाड़ी शैली में हो। नायिका भेद का सर्वाधिक अंकन आपका किसमें होता है? पहाड़ी शैली में होता है। ठीक है, नायिका भेद में आपको याद रखना किसमें? पहाड़ी शैली में आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 12 मासा का भी चित्रण मिलता है। किसका? 12 मासा का भी यहाँ पर चित्रण मिलता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा नायिका भेद यानी कि नायिका भेद का सर्वाधिक अंकन आपको पहाड़ी शैली में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर यानी कि स्त्रियों वाला भी मैंने आपको बताया ही ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से नायिका भेद का अंकन यहाँ पर मिलता है। किसमें? पहाड़ी शैली में। ठीक है, इसके अंकन में कौन अगर पूछा जाए, पूरी पहाड़ी शैली में तो मिलता ही मिलता है। इनके अंकन में भी कौन सी शैली क्या है? अग्रणी, यानी कि कौन सी शैली बिल्कुल आगे है, यानी कि सबसे अच्छा किसमें मिलता है? तो उसमें आपको याद रखना कांगड़ा शैली में सबसे अच्छा मिलता है। पूरी पहाड़ी शैली में नायिका भेद का सर्वाधिक अंकन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उनमें भी ज्यादा यानी कि इसकी जो उपशैली है उनमें भी सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? तो आपको किसमें याद रखना है? कांगड़ा आपको याद रखना है। याद समझ में बात आई? कांगड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए आपका ऑप्शन में कांगड़ा, जम्मू,
गुलेर, इस तरीके से दिया हो तो आप कांगड़ा लगाएंगे। मान लीजिए आपका राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, बंगाली, ठीक है, इस तरीके से दिया हो यानी कि बंगाल, ठीक है, तो इस तरीके से क्या लगाएंगे आप पहाड़ी शैली लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें करेंगे। गुलेर शैली में भी मुख्य विशेषता नायिका भेद है। अगर हम अलग से जब गुलेर शैली पढ़ेंगे तो उसमें भी अगर मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो वहाँ पर भी क्या है, नायिका भेद ही इसकी मुख्य विशेषता है। समझ में बात आई, क्लियर हुआ? क्या मैं बताने की कोशिश कर, कंफ्यूज मत होइएगा, कांगड़ा शैली गुलेर शैली में कंफ्यूज नहीं होना है। सुनिए मेरी सबसे पहले बात, सबसे अच्छी नहीं, सबसे पहले बात सुनिए कि अगर आपका ऑप्शन में पहाड़ी शैली दिया हो, क्या है, राजस्थानी शैली दिया हो, मुगल शैली दिया हो और इसमें दिया हो बंगाल शैली दिया हो या आपका ईरानी शैली दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे, पहाड़ी शैली को लगाएंगे। अगर मान लीजिए पहाड़ी शैली की उप शैली में मान लीजिए आपका जम्मू शैली दिया हो, ठीक है, कांगड़ा शैली दिया हो, गुलेर शैली दिया हो, ठीक है, इसके बाद सिख शैली दिया हो या बसौली शैली दिया हो, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, कांगड़ा शैली लगाएंगे। ठीक, समझ में आता है। अगर आपसे पूछा जाए गुलेर शैली की मुख्य विशेषता क्या है तो आप क्या लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए गुलेर शैली की मुख्य विशेषता क्या है तो आप क्या लगाएंगे, नायिका भेद गुलेर शैली की क्या है, मुख्य विशेषता है। हालांकि जब गुलेर शैली को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, समझ में बात आई। तो इतनी 3 क्वेश्चन आपको इस यानी कि इस पॉइंट से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। इस पॉइंट से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन जाते हैं। पहाड़ी शैली में 12 मासा का अंकन सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। ठीक है, रागमाला और 12 मासा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 12 मासा का अंकन जो है इसमें क्या है, बहुत ही बारीकी से किया गया, किसमें, पहाड़ी शैली में। ठीक है, याद रखिएगा 12 मासा का अंकन जो है किसमें क्या है, बहुत ही बारीकी से किया गया। मैंने आपको बताया था राजस्थानी शैली में अगर आपसे रागमाला पूछे तो आप क्या बताएंगे, राजस्थानी शैली। अगर आपसे 12 मासा पूछे तो आप क्या बताएंगे, पहाड़ी शैली बताएंगे। ठीक है, दोनों में दोनों चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में दोनों चीज़ें हुई, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है तो आप वहाँ पर इस तरीके से आंसर देंगे। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे 12 मासा की। यहाँ पर आपको पूरी पहाड़ी शैली में 12 मासा का अंकन मिल जाता है। पूरी पहाड़ी शैली में आपको 12 मासा का, ठीक है, 12 मासा का अंकन आपको पूरी पहाड़ी शैली में मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से यानी कि पहाड़ी शैली की उप शैली में सबसे ज़्यादा कौन अग्रणी है या कौन सबसे ज़्यादा किसमें 12 मासा का अंकन हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, कांगड़ा शैली को याद रखना है। दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पूरी आपकी बात करें, पूरी पहाड़ी शैली की बात करें तो पूरी पहाड़ी शैली में आपकी 12 मासा का अंकन आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको पूछा है सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है तो आपको क्या याद रखना है, कांगड़ा शैली में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जहाँ पर आपको 16 राग, यहाँ पर आपको 16 राग और क्या 32 रागनी, ठीक है, 16 राग और 32 रागनियों का अंकन आपको मिल जाता है। 16 राग और 32 रागनियों का अंकन यहाँ पर आपको मिल जाता है। रागनियों का अंकन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, तो 16 राग और 32 रागनियों का अंकन आपको किस में मिलता है, कांगड़ा शैली में मिलता है। समझ में आता है, कांगड़ा शैली में मिलता है। ठीक, ये याद रखना है, कांगड़ा शैली में मिलता है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि राजस्थानी शैली में मैंने आपको बताया कि राग रागनियों का अंकन मिलता है। राजस्थानी शैली में मैंने आपको बताया कि आपको राग रागनियों का अंकन मिल जाता है। आपको बताना राजस्थानी शैली की कौन सी उपशैली जिसमें आपको राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है। राजस्थानी शैली की कौन सी उपशैली है जिसमें आपको राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अपलोड होने के बाद आप सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, राजस्थानी शैली जब मैंने पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने इस पॉइंट को कई बार बोला था, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, राग रागनियों का चित्रण राजस्थानी शैली की किस उपशैली में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। चलिए आगे हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देवी देवताओं के सुंदर चित्र आपको मिल जाते हैं। ठीक है, देवी देवताओं का सबसे सुंदर चीज यानी कि देवी देवता के सुंदर सुंदर चित्र आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे आपको चित्र यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत सारे आपको पहाड़ी शैली में बहुत सारे देवी देवताओं के चित्रण का अंकन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा सेंस ये है, देवी देवताओं का अंकन आपको पहाड़ी शैली में खूब देखने को मिलता है। ठीक, ये चीज़ मैं यहाँ पर कह रही हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें कौन से यहाँ पर देवता, ठीक है, तो कृष्ण लीला से संबंधित चित्र आपको पहाड़ी शैली में बहुत अधिक मिल जाते हैं। तो कृष्ण लीला से संबंधित चित्र पहाड़ी शैली में सबसे अधिक बने हुए हैं। किसके, कृष्ण लीला से संबंधित आपके सबसे अधिक चित्र आपके कृष्ण लीला से संबंधित यहाँ पर चित्र मिलते हैं किसमें, पहाड़ी शैली में।
ठीक, याद रखिएगा कृष्ण लीला से संबंधित चित्र पहाड़ी शैली में सबसे अधिक बने हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है देवी देवताओं का अंकन, नायिका भेद, बारहमासा, ठीक है, इस तरीके की विशेषता आपकी कौन सी हो जाएगी, पहाड़ी शैली हो जाएगी। यहाँ पर कैसे चश्मे, एक चश्म चेहरे हैं, ठीक है, यहाँ पर चेहरे कैसे हो जाएंगे, एक चश्म चेहरे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ईरानी शैली में क्या बताया था, ईरानी शैली में कैसे चेहरे बने हुए हैं आप बताइए। और इसके अलावा मैंने आपको ईरानी शैली में कैसे चेहरे बने हुए, जल्दी से किन चेहरों की अधिकता, ये भी क्वेश्चन बताइए। एक क्वेश्चन वो हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दो क्वेश्चन आपके हो गए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ईरान मैं क्या बोल रही थी, हाँ, पहाड़ी शैली में क्या ऐसे चेहरे बने, एक चश्म चेहरे बने हैं। उसी तरीके से मुगल शैली में भी आपको एक चश्म चेहरे की अधिकता मिलती है, पहाड़ी शैली में भी आपको एक चश्म चेहरे की अधिकता मिलती है, ठीक है। आपकी अभ्रंश शैली में सवा चश्म चेहरे की अधिकता मिलती है। ईरानी शैली का आंसर आपको मुझे देना है। यहाँ पर रंगों की बात करो तो सबसे ज्यादा यहाँ पर खनिज रंगों का यूज हुआ है, सबसे ज्यादा यहाँ पर खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है चित्रों में। सबसे ज्यादा किस तरीके के रंगों का यूज हुआ है, खनिज रंगों का यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, अब आपकी क्लास यहाँ पर खत्म होने वाली है, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। यहाँ पर बात करेंगे धरातल की बात करेंगे, यानी किस धरातल पर यहाँ पर चित्रण होता है। तो यहाँ पर कागज, यानी कि कागज में, यानी कि कागज पर चित्रण तो होता है, यानी कि सबसे ज्यादा कागज पे चित्रण तो होता ही है। अगर कागज में भी पूछा जाए तो आपको याद रखना सियालकोट कागज पे चित्रण सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। सियालकोट का कागज होता कैसे, ये होता है हल्के भूरे रंग का कागज होता है। समझ में बात आई, याद रखिएगा सियालकोट पड़ता कहाँ, ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। समझ में बात आई कि यहाँ पर कागज की बात, यहाँ पर धरातल की बात करें तो सबसे ज्यादा चित्रण किस पे होता है, तो कागज पर होता है। अगर कागज में भी सबसे ज्यादा पूछा जाए कौन सा कागज सबसे बेस्ट, यानी कौन सी कागज यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किया गया, तो आपको क्या याद रखना है, सियालकोट कागज या सियालकोटी कागज आपको यहाँ पर याद रखना है। सियालकोट कागज या सियालकोटी कागज का यूज हुआ है। सियालकोट जो क्षेत्र है ये आपका पड़ेगा कहाँ, तो ये अब कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक, समझ में चीज आ गई। और ये होता कैसे है, ये हल्के भूरे रंग का ये कागज होता है, बहुत बढ़िया कागज होता है। फिर हम बात करेंगे इसका विकास, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ी शैली जो है वो आपका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, तो इसका टाइम पीरियड रहता है 1700 ईस्वी से लेकर के 19वीं ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। लेकिन ये विकास का काल कौन सा रहेगा, तो विकास का काल आपको याद रखना है 18वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के इसका विकास का टाइम रहता है। समझ में आता है। अगर वैसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना, 1700 यानी 17वीं शताब्दी से लेकर के, ठीक है, 1900 यानी कि 19वीं शताब्दी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर विकास की बात करी जाए तो विकास के लिए आपको ये वाला याद रखना है, यानी कि 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के पहाड़ी चित्रकला का टाइम पीरियड रहता है। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें मुझे याद आई, जितनी भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहाड़ी शैली में यहाँ पर बता दी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ जिससे कि आपको पता चले, यानी कि आपको पता चले कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही है, जो पहाड़ी शैली है किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके अलावा आप क्या देंगे कि पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ जिससे कि आप बताएंगे पहाड़ी चित्रकला की, ठीक है, चित्रकला की सर्वप्रथम खोज किसने की, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपके हो गए, आप लोग आंसर सभी का देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर ज़रूर देंगे। समझ में आता है, ठीक है। इतनी चीज़ आप यहाँ पर याद कर लीजिए। इसके अलावा क्या बताएंगे, आपका आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को कितने पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन हो गए, आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को कितने पार्ट में, कितने भाग में डिवाइड किया, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे और सारे आंसर आपके आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी और उनको जो आंसर देंगे तो उन पे क्या है, मैं हार्ट भी दूंगी, यानी कि उन पे क्या है, मतलब रिस्पॉन्स भी दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पहाड़ी शैली को पूरा कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग इनकी जितनी भी उपशैली उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।